हेलो फ्रेंड्स। आज हम त्रिकोशिका परिसंचरण और वायुदाब कटिबंध वर्षा के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोशिका परिसंचरण क्या होता है ना। तो क्षेत्रीय ओवरटर्निंग परिसंचरण के विपरीत जो परंपरागत रूप से तापमान प्रवणता के आधार पर वायु की वायुमंडलीय क्षैतिज गति का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोशिकीय मॉडल में वातावरण के मध्याह्न परिसंचरण के 3 कोशिका मॉडल की परिसंचरण की गई है, जिसमें प्रत्येक मेरिडियन या देशांतर पर वायु के कोशिकीय परिसंचरण के महत्व दिया गया है। वो कौन कौन से हैं 3? वो है, पहला है हेडली कोशिका, है ना, इसे उष्णकटिबंधीय कोशिका भी कहते हैं। दूसरा आती है फेरल कोशिका और तीसरी आती है ध्रुवी कोशिका, है ना। इन तीनों के बारे में हम जानेंगे, है ना। हेडली कोशिका कहाँ पे? ये 0 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच जो है ये हेडली सेल कहलाता है ना, ये हेडली सेल कहलाता है। पोलर सेल कहाँ से कहाँ तक होता है? पोलर सेल 60 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण और उत्तर के मध्य जो होता है वो पोलर सेल कहलाता है। ये पोलर सेल है, ये पोलर सेल है। और ये जो 30 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य होता है वो मिड लेटीट्यूड सेल कहलाता है। ये मिड लेटीट्यूड सेल कहलाता है ना। इनको हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पहला आता है हेडली कोष या व्यापारिक पवन कोष। व्यापारिक पवन पेटी स्थित कोष या हेडली कोष का निर्माण उपोष्ण उच्च वायुदाब एवं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी के मध्य स्थित व्यापारिक पवनों की पेटी क्षेत्र में होता है। भूमध्य रेखीय पेटी में सूर्य तप के परिणाम स्वरूप निम्न दाब उत्पन्न होता है। वायु ऊपर उठती है जो वायुमंडल के शीर्ष पर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हवा ठंडी और अवरोहित होती है और गतिशील उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण का निर्माण होता है। उपोष्ण वायुदाब क्षेत्र में विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज रूप से सतही पवनें प्रवाहित होने लगती है। इसे स्थायी व्यापारिक पवन कहा जाता है। विषुवतीय प्रदेश में अधिक तापमान होने के कारण ये पुनः गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इस तरह सतही व्यापारिक पवन का संपर्क क्षोभमंडलीय पवन से सतत रूप से बना रहता है। अगला आता है हमारा पछुआ पवन कोष या फेरेल कोष। पछुआ पवन पेटी में स्थित पछुआ पवन कोष या फेरेल कोष का निर्माण उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी के मध्य स्थित पछुआ पवन के क्षेत्र में होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र से उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर सतही हवाएं प्रभावित होती है, जो कोरियोलिसिस बल के प्रभाव के कारण ऊपर उठ जाती है। ऊपर उड़ती हवाएं क्षोभमंडलीय अवरोध के कारण क्षैतिज रूप से गतिशील हो जाती है, जो 25 से 35 डिग्री अक्षांश के पास सतह पर बैठने लगती है। यहाँ से पुनः पछुआ पवन के रूप में उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। इससे पछुआ पवन क्षोभमंडलीय हवाओं के संपर्क में सतत बना रहता है और इससे पवनों का एक चक्र विकसित होता है। पछुआ पवनों के उपध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय ठंडी पवनों के मिलने से ध्रुवीय वाताग्र का विकास होता है। ध्रुवीय वाताग्र के सहारे ही शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ पवन का अनुसरण करते हुए मध्य अक्षांश के व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है। आखिरी आता हमारा ध्रुवी पवन कोष। ध्रुवी पवन पेटी में स्थित ध्रुवी पवन कोष का विकास ध्रुवी उच्च वायुदाब और उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी के मध्य स्थित ध्रुवी पवन पेटी के क्षेत्र में होता है। उपध्रुवी क्षेत्र में कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण सर्दी की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जो क्षोभमंडलीय तापीय विषमताओं के कारण ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है और सतह पर बैठने लगती है। यहाँ से ध्रुवीय ठंडी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, जो पुनः ऊपर उठा दी जाती है। इससे पवनों के एक चक्र का विकास होता है। इसे वायुमंडल का तृतीय परिसंचरण कोष कहते हैं, तीसरा परिसंचरण कोष इसे कहते हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है ना। ये पोलर सेल है ना, कहाँ से कहा था कि 60 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य। ये फेरल सेल है, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य। और ये हेडली सेल है ना, ये हेडली सेल है, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ के मध्य है। ठीक है। अब त्रिकोशिकीय
देशांतर मॉडल और पृथ्वी के वायुमंडलीय परिघटना की कुछ विशेष बातों को हम जानेंगे। यह परिसंचरण पृथ्वी के अक्षांशीय ताप संतुलन को बनाए रखने के लिए मौलिक है। हेडली कोशिकाओं की संवहन धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के लिए उत्तरदायी है। जेट धाराओं का निर्माण इन परिसंचरणों और घूर्णन करती पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का परिणाम है। समशीतोष्ण चक्रवात फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका द्वारा गठित ध्रुवीय वातावरण पर निर्मित होते। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च शुष्कता और अपतटीय पवन और व्यापारी पवन रेगिस्तानों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। पूर्व और पश्चिम की परस्पर क्रिया वाताग्र जनन करती है, जो उपद्वीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। विश्व के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हेडली सेल के वायु परिसंचरण की अभिव्यक्ति है। मानसून की घटना ऊपरी वायु परिसंचरण और व्यापारिक पवन गति से अत्यधिक प्रभावित होती है। इस प्रकार वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के त्रिकोशीय देशांतरीय तंत्र में वायुमंडलीय परिसंचरण के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक शामिल है। हेडली, फेरेल और ध्रुवीय कोशिकाएं हजारों किलोमीटर, जिसे हम सिनाप्टिक स्केल कहते हैं, के सबसे बड़े पैमाने पर कार्य करती है, जिससे ग्रह पर पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं होती है। अब हम जानेंगे वायुदाब कटिबंध, जिसे प्रेशर बेल्ट हम कहते हैं। प्रेशर बेल्ट के बारे में जानेंगे। वायुदाब कटिबंध वे क्षेत्र होते हैं जहां पृथ्वी के विभिन्न भागों में वायुदाब के अनुसार दबाव की स्थिति अलग अलग होती है। ये विभाजन मुख्य रूप से पृथ्वी की घूर्णन गति और सूर्य से प्राप्त ऊष्मा पर आधारित होता। ठीक है, ये वायुदाब कटिबंध का एक डायग्राम है, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री जो होता है ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। इसमें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण ITCZ जिसे हम कहते हैं, ITCZ का निर्माण होता है, ITCZ ना, 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य। ठीक, और यहाँ पे ये पछुआ पवने हैं, ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, और ये ध्रुवीय पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। ये हेडली कोस्ट जो मैंने बताया था, ये फेरेल कोस्ट, और ये ध्रुवीय कोस्ट के बारे में ये पूरा डायग्राम दिया है। पवनों की जो गति है वो गति और दिशा है वो भी इसमें संदर्भित की गई है ना। आगे इसको डिटेल में बताऊंगा अभी। वायुदाब कटिबंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है उच्च दाब कटिबंध, हाई प्रेशर बेल्ट। ये वे क्षेत्र होते हैं जहां वायुदाब अधिक होता है। इन क्षेत्रों में वायु ठंडी और भारी होती है, जो नीचे की ओर दबती है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित क्षेत्रों को उच्च दाब कटिबंध के रूप में जाना जाता है। निम्न दाब कटिबंध, यहाँ वायुदाब कम होता है और वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। भूमध्य रेखा के निकट और ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास निम्न दाब कटिबंध होते हैं। भूमध्य रेखा पर गर्मी अधिक होने के कारण वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट आता है उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र। 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होते हैं, जहां ठंडी और भारी हवा नीचे की ओर दबती है। अगला आता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। ये 60 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर होते हैं, जहां ठंडी हवा नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर जाती है और उच्च दाब का क्षेत्र बनता है ना। तो ये वायुदाब कटिबंध कहलाते हैं। वायुदाब कटिबंध पृथ्वी के वायुमंडल में हवा का प्रभाव, मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम जानेंगे वर्षण के बारे में। इसके पहले वर्षण के पहले मैं आपको आर्द्रता के बारे में बता चुका हूँ, वायुदाब के बारे में बता चुका हूँ, तापमान के बारे में बता चुका हूँ, वायु का अभिसरण और अपसरण क्या होता है ये बता चुका हूँ। तो वो पूरी प्रक्रियाओं का जो निचोड़ होता है वो वर्षण में आकर मिलता है ना। जब सारी प्रक्रिया संपन्न होने लगती है तो वर्षण का रूप वो धारण कर लेती है। तो वर्षण के बारे में जानेंगे हम, है ना। वर्षण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल से जल वाष्प संघनित होकर पानी, बर्फ, गोलों या धुंध के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरता है। यह जल चक्र एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पृथ्वी के जल स्रोतों को पुनः पूरित करने में मदद करता है। वर्षण तब होता है जब वायुमंडलीय स्थितियां आदर्श रूप में ऐसी होती है कि संघनित जल वाष्प पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा हो जाए और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरने लगे, है ना। तो ये वर्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है ना। अब वर्षण के लिए आदर्श दशाएं कौन कौन सी है?
सबसे पहले वाष्पीकरण की उपस्थिति, इवेपोरेशन होना चाहिए। जल वाष्प का वायुमंडल में होना वर्षण की प्रारंभिक चरण है। सूर्य की गर्मी से जल स्रोतों जैसे महासागर, नदियां, झीलें और भूमि से पानी वाष्पीकृत होता है और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में प्रवेश करता है। दूसरा है नमी की उच्च मात्रा, हाई ह्यूमिडिटी। जब वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक होती है तो जल वाष्प संघनित होने की संभावना बढ़ जाती है। उच्च नमी वातावरण को संतृप्त करने में सहायक होती है, जो बादल बनने और वर्षण की संभावनाओं को बढ़ाती है। नेक्स्ट आता है वायु का ऊपर उठना, अपलिफ्ट ऑफ द एयर। वर्षण के लिए वायु का ऊपर उठना आवश्यक होता है, जिससे वायुमंडल में जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो सके। वायु के ऊपर उठने के कारण संघनन, कंडेंसेशन होता है, जो बादल निर्माण और अंततः वर्षा का कारण बनता है। वायु के ऊपर उठने के तीन प्रमुख कारण होते हैं। पहला, पर्वतीय क्षेत्रों में जब हवा पहाड़ों से टकराती है और ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है और वर्षा होती है। स्थानीय तापमान अंतरण के कारण गर्म सतह से उठने वाली गर्म हवा ठंडी होती है और वर्षा का कारण बनती है। तूफानी या चक्रवाती, जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो ठंडी हवा भारी होती है और गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे संघनन और वर्षा होती है। चौथा होता है संघनन। जब वायुमंडल में उठी हुई हवा ठंडी होकर संतृप्त होती है तो जल वाष्प संघनित होकर जल कणों में बदलने लगते हैं। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से तब होती है जब वायु का तापमान औशांग से नीचे चला जाता है, ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है। ये संघनित जलकण बादलों का निर्माण करते। नेक्स्ट आता है संवहनीयता। वायुमंडल वायुमंडलीय अस्थिरता वर्षण के लिए एक महत्वपूर्ण दशा है। जब निचली सतह की हवा गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठती है तो वो ठंडी होकर संघनित हो जाती है। ये स्थिति अस्थिर वातावरण में होती है, जहाँ तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आता है वातागतिकीय कारण, है ना, डायनेमिक फैक्टर। वातागतिकीय कारक जैसे उच्च दाब और निम्न दाब के क्षेत्र वायुमंडल में हवा के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। निम्न दाब वाले क्षेत्रों में हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी होती है, इससे वर्षण की संभावना बढ़ जाती है। वहीं उच्च दाब वाले क्षेत्रों में हवा नीचे की ओर दबती है, जिससे वर्षण नहीं होता है। तापमान तापमान वर्षण के प्रकार को निर्धारित करता है। जब तापमान ठंडा होता है तो बर्फबारी होती है, जब सामान्य तापमान पर बारिश होती है, जबकि सामान्य तापमान पर बारिश होती है। यदि तापमान बहुत ठंडा नहीं होता लेकिन पानी ठोस रूप में गिरने लगता है, जिसे ओले कहते हैं ना। अगर तीन स्थिति होती है तापमान में, जब तापमान ठंडा होता है तो बर्फ गिरता है, जब सामान्य तापमान होता है तो बारिश होती है, यदि तापमान बहुत ठंडा नहीं होता लेकिन पानी ठोस के रूप में, तो पानी ठोस के रूप में गिरने लगता है, जिसे हम ओले कहते हैं। ओले गिरने। अब हम देखेंगे बादलों का निर्माण। बादल वर्षण का स्रोत होते हैं। बादलों का निर्माण तब होता है जब वाष्पीकरण संघनित होकर छोटे छोटे जल कणों या बर्फ के कणों में बदल जाते हैं। जब ये संघनित जल वाष्प भारी हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी की सतह पर वर्षा, बर्फ या ओले के रूप में गिरने लगता है। निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं? वर्षण एक जटिल प्रक्रिया है जो कई वायुमंडलीय और भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करती है। इन आदर्श दशाओं में जलवाष्प की उपस्थिति, वायु का ऊपर उठना, संघनन, तापमान और वातागतिकीय अस्थिरता मुख्य कारक होते हैं जो पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे वर्षा के प्रकार। वर्षा सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है पर्वतीय वर्षा और तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। सबसे पहले हम देखेंगे संवहनीय वर्षा। जब गरज और बिजली के साथ भारी वर्षा होती है लेकिन लंबे समय तक नहीं होती तो संवहनीय वर्षा होती है। वो गर्मियों के दौरान या दिन में गर्म भाग में भूमध्य रेखीय क्षेत्र और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में ये वर्षा होती है। ये कन्वेक्शन रेन है। ठीक, हेवी रेन होती है, कुछ समय के लिए होती है, तीव्र गति से होती है। दूसरा आता है पर्वतीय वर्षा। जब संतृप्त वायु द्रव्यमान किसी पर्वत से टकराता है ना, जब संतृप्त वायु द्रव्यमान किसी पर्वत से टकराता है और ऊपर चढ़ने के लिए बाध्य होता है तो तापमान गिर जाता है और नमी संघनित हो जाती है। पवनमुखी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है और इसे राहत वर्षा के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना। ये देखो,
मॉइस्चराइजिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन हो रहा है, कंडेंसिंग वाटर वेपर्स हो रहा है। ये जो क्षेत्र कहलाता है ये रेन शेडो क्षेत्र कहलाता है ना। इसे क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र हम कहते हैं, वृष्टि छाया ना, वृष्टि छाया क्षेत्र है ना, रेन शेडो एरिया कहलाता है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती। नेक्स्ट आता है चक्रवाती वर्षा। चक्रवात हिंसक तूफान होते हैं, जो मतलब तूफान होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं और हिंसक हवाएं, बहुत भारी वर्षा और तूफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं। ये सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है ना। ये क्या होते हैं? चक्रवाती वर्षा आपने देखा होगा कि जो चक्रवात आते हैं भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर हो गए, है ना, इनसे चक्रवात आते हैं जो काफी विनाशकारी होते हैं, है ना। अब विश्व में हम वर्षा का वितरण अगर देखें तो विभिन्न मौसमों के दौरान पृथ्वी की सतह के विभिन्न भागों पर अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर वर्षा कम हो जाती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में महाद्वीपों के आंतरिक भागों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। जल स्रोतों की प्रचुरता के कारण विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों पर वर्षा अधिक होती है। पूर्वी तटों पर वर्षा अधिक होती है तथा भूमध्य रेखा के 35 डिग्री तथा 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पश्चिम की ओर घटती जाती है। तट के समानांतर पर्वतों के कारण तटीय मैदानों या पवन पक्ष की ओर वर्षा अधिक होती है तथा पवन पक्ष की ओर वर्षा कम होती है ना। वर्षा सर्वप्रथम महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर होती है क्योंकि पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखा के 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिण के बीच मौजूद होती है और पूर्व की ओर कम हो जाती है। वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की प्रमुख वर्षा व्यवस्थाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है भारी वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये कौन कौन से क्षेत्र है? भूमध्य रेखीय बेल्ट, समशीतोष्ण क्षेत्र के पश्चिम तटों के साथ पहाड़ों की पवनमुखी ढलानें। दूसरा आता है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र जो 100 से 200 डिग्री सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर से वर्षा होते हैं। आंतरिक महाद्वीपों क्षेत्र महाद्वीपों के तटीय क्षेत्र में मध्यम वर्षा वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय भूमि के मध्य भाग और समशीतोष्ण भूमि के पूर्वी और आंतरिक भाग बहुत कम वर्षा जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जैसे महाद्वीपों के आंतरिक भाग और उच्च अक्षांशों के वृष्टि सहायक क्षेत्रों में स्थित क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? हवा में जलवाष्प होता है और वायुमंडली के आयतन के हिसाब से 0 से 4% तक भिन्न होता है और मौसम की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्रमशः वाष्पीकरण और संघनन के कारण मौजूद व अनुपस्थित होती है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित होती है, जैसे भूमध्य रेखीय बेल्ट और ठंडे समशीतोष्ण क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में चक्रवात के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।